नमस्कार। मैं सुनील कुमावत फ्यूचरविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट सीरीज जो चल रही थी एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज, आज हम बात कर रहे होंगे सेट 15 के साथ। आइए इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब हम यहाँ पर बेसिकली ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थल मंडल किसको कहते हैं, लिथोस्फीयर किसको कहा जाता है। तो जब लिथोस्फीयर की हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू से इसको समझ रहे होते हैं कि लिथोस्फीयर जो है वो क्या है। आइए इसको हम देख रहे होंगे। जब लिथोस्फीयर की हम बात कर रहे होंगे तो लिथोस्फीयर में ये पूरा हमने जो है अर्थ की एक एक लेयर की अपन बात कर रहे हैं। इसमें ऊपर वाली जो लेयर आएगी वो कौन सी है, इसमें अपन किसकी बात कर रहे होंगे। ऊपर जो है क्रस्ट वाला पार्ट है, किसका पार्ट है, क्रस्ट है। ठीक है, ऊपर क्रस्ट वाला पार्ट है। क्रस्ट के बाद वाला जो लेयर आएगी वो कौन सी आएगी, मेंटल। और मेंटल के बाद कौन सा आएगा, कोर। हमारे को ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्थलमंडल क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, क्रस्ट। क्रस्ट। और जब मेंटल को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला कौन सा है, ऊपरी मेंटल। कौन सा है, ऊपरी मेंटल यानी कि अपर मेंटल। और ये है लोअर मेंटल यानी कि, ठीक है, लोअर मेंटल, निचला मेंटल। तो क्रस्ट, जब स्थल मंडल की बात कर रहे होते हैं तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसको अपन क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसी को हम बोल रहे होंगे स्थल मंडल। क्या बोल रहे होंगे, स्थल मंडल। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखो, ऊपरी और निचला मेंटल। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो नहीं सकता, क्योंकि स्थल मंडल क्या होगा, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। यहां पर जो है नेक्स्ट है भूपर्पटी और कोर। तो यहां पर कोर जो है वो तो अर्थ की नीचे वाली लेयर यानी कि इसको अपन बोल रहे होंगे, कोर बोल रहे होंगे। तो ये भी नहीं हो सकता, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। मेरे प्यारे बच्चे क्रस्ट को जो है हिंदी में अपन क्या बोल रहे होते हैं, भूपर्पटी। क्या बोल रहे होते हैं, भूपर्पटी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ठीक है, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। यानी कि ये क्वेश्चन जो है एनडीए में पूछा गया है, 2021 का ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। तो इसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। और स्थल मंडल के नीचे यानी कि जब हम निचले मेंटल की बात कर रहे होते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। मेरे प्यारे बच्चे हम इसको क्या बोल रहे होते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दुर्बलता मंडल बोल रहे होंगे, एस्थोनोस्फीयर बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे, एस्थोनोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असंतता भू प्रकृति को मेंटल से अलग करती है। एनडीए एग्जाम 2022 में पूछा गया है। हो सकता है इन फ्यूचर जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है इसी फॉर्मेट का या इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं असंतति क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो चलिए यहां पर वापस से हम जो है किसकी बात कर रहे होंगे, अर्थ की बात कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे मान लो ये पूरी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का जब हम ये वाला पार्ट लेते हैं तो इस वाले जो कंप्लीट पार्ट को मैं यहां पर ड्रॉ, यहां पर शो कर देता हूं। इस वाले पार्ट को जो है मैं यहां पर शो कर लेता हूं। ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है यहां पर जब अपन बात कर रहे होंगे इसकी, तो ये वाला काट मैंने इस साइड ड्रॉ कर लिया। तो इसमें वापस से पृथ्वी को आंतरिक यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में। पहला कौन सा है, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद में कोर। और क्या होता है कि क्रस्ट को भी जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्रस्ट को जो है अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो कौन सा है, अपर क्रस्ट, और एक कौन सा आएगा, लोअर क्रस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे अपर क्रस्ट, किसकी, अपर क्रस्ट, क्रस्ट का ऊपर वाला भाग। और उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे लोअर क्रस्ट, किसकी बात कर रहे होंगे, लोअर क्रस्ट। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे, ठीक इसी प्रकार हम मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मेंटल का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ठीक है, अपर मेंटल। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अपर मेंटल, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट जो है क्या कहलाएगा, लोअर मेंटल। क्या कहलाएगा, लोअर मेंटल,
ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम कोर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, कोर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। एक तो इसका पार्ट कौन सा आएगा, ठीक है, एक इसका पार्ट कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका पार्ट आएगा अपर कोर, कौन सा, अपर कोर, और एक आएगा इनर कोर, कौन सा आएगा, इनर कोर। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम अपर कोर की और इनर कोर की बात करते हैं, ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे आप एक बार जरा इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, आपको यह लग रहा होगा कि अपर क्रस्ट यानी कि क्रस्ट का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, इन दोनों के बीच में एक लेयर यहां पर बीच वाली ये ऐसी आ रही होगी जहां पर अपर क्रस्ट की विशेषता भी देखने को मिलेगी और लोअर क्रस्ट की विशेषता भी देखने को मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे हम इस डायग्राम को कुछ इस तरह समझते हैं, ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला पार्ट जो है अपर क्रस्ट का है, किसका पार्ट है, ये वाला पार्ट अपर क्रस्ट का है, किसका पार्ट है, अपर क्रस्ट, और ये किसका है, ये लोअर क्रस्ट का पार्ट है। यानी कि मैं यहां पर जो है अपर क्रस्ट को ए नाम दे देता हूं, ठीक है, और लोअर क्रस्ट को क्या नाम दे देता हूं, बी। तो ये बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, ये संक्रमण क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, जहां ए की विशेषता भी देखने को मिलेगी और बी की विशेषता भी देखने को मिलेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीच वाली परत यानी कि बीच वाला ये पार्ट ऐसा है, ये वाला पार्ट ऐसा है जहां पर अपर क्रस्ट की विशेषता भी देखने को मिलेगी और लोअर क्रस्ट की विशेषता भी देखने को मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब इसी संक्रमण क्षेत्र को हम क्या बोल रहे होंगे, असांतत्य। मेरे प्यारे बच्चे, इसी संक्रमण क्षेत्र को हम क्या बोल रहे होंगे, असांतत्य बोल रहे होंगे, डिसकंटिन्यूटी बोल रहे होंगे, असांतत्य, ठीक है, क्या बोल रहे होंगे, असांतत्य, डिसकंटिन्यूटी, क्या बोल रहे होंगे, डिसकंटिन्यूटी बोल रहे होंगे। तो असांतत्य या डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, दो परतों के बीच में, क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि दो परतों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो परतों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको अपन क्या बोल रहे होंगे, असांतत्य या डिसकंटिन्यूटी, असांतत्य या डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, असांतत्य या डिसकंटिन्यूटी की, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, क्या, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में जो असांतत्य होगा, जो डिसकंटिन्यूटी होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कोनोरोड। मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे कोनोरोड। और जब हम बात कर रहे होंगे लोअर मेंटल और अपर मेंटल, यानी कि मैं इसको दो शब्दों में बात कर सकता हूं, क्रस्ट और मेंटल को, क्या, क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में विभाजित करने वाली जो परत होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम बोल रहे होंगे मोहो। क्या बोल रहे होंगे, मोहो। ठीक है, वहीं यदि हम अपर मेंटल की और लोअर मेंटल की बात कर रहे होंगे, किस किस की, अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात कर रहे होंगे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यानी कि इन दोनों के बीच की परत की बात कर रहे होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोल रहे होंगे रेपिटी। क्या बोल रहे होंगे, रेपिटी। और जब हम लोअर मेंटल और अपर मेंटल की बात कर रहे होंगे, यानी कि ये वाला पार्ट किसका, लोअर मेंटल का, और ये वाला पार्ट किसका, अपर मेंटल का, तो बच्चे इसको अपन क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे, ठीक है, गुटेनबर्ग। क्या बोल रहे होंगे इसको हम, गुटेनबर्ग, ठीक है। और जब हम बात कर रहे होंगे अपर कोर और इनर कोर की, तो इन दोनों के बीच की जो असांतत्य होगा, इन दोनों के बीच की जो परत होगी, उसको हम क्या बोल रहे होंगे, उसको हम बोल रहे होंगे लेहमन। क्या बोल रहे होंगे, लेहमन बोल रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह है प्रमुख असांतत्य, प्रमुख असांतत्य। और लगातार रूप से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम चाहे बात करें, ठीक है, किसी भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, असांतत्य से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, और इसको याद रखने की एक बहुत शानदार ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चे, जब भी असांतत्य की आपको ट्रिक याद करनी हो तो इसकी एक ट्रिक है कमर गुल। क्या याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसकी याद करना है आपको कमर गुल। क्या याद करना है, कमर गुल। तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कोनोरोड, में से क्या हो जाएगा मोहो, रे से क्या हो जाएगा रेपिटी, और गु से क्या हो जाएगा गुटेनबर्ग, और एल से क्या हो जाएगा लेहमन। तो आप जो है इस ट्रिक को याद रखना, ठीक है। ऐसे मान लो आपके दिमाग में ये ट्रिक छा जानी चाहिए भाई साहब, क्या छा जानी चाहिए। तो ऐसे मान लो जो है एग्जाम में पेपर को हम क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। आइए क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है भूप्रपट्टी को मेंटल से, क्या, भूप्रपट्टी को मेंटल से अलग करने वाली। तो अपन डायग्राम के थ्रू इसको समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, ध्यान देना।
ये वाला पार्ट किसका है मेरे प्यारे बच्चे? इसको बोल रहे थे अपन क्रस्ट। क्या बोल रहे थे? क्रस्ट। और हिंदी में क्या बोल रहे थे? भूपरपट्टी। क्या बोल रहे थे? भूपरपट्टी। और मेरे प्यारे बच्चे इस वाले पार्ट को अपन क्या बोल रहे थे? भूपरपट्टी के नीचे वाला ये वाला पार्ट जो था ये क्या था? ये पूरा मेंटल था। पूरा क्या था? मेंटल था। तो इन दोनों के बीच को अलग करने वाली परत कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? इन दोनों के परत यानी कि अपन बात कर रहे होंगे ये वाला कौन सा है? लोअर क्रस्ट। ये कौन सा है? अपर मेंटल। यानी कि भूप्रपट्टी या क्रस्ट और मेंटल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो अलग कर रही है वो कौन सी है? मोहो। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहोरोविक। ठीक है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? मोहो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोहो भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुटेनबर्ग, कोनोरोड और रेपिटी, अब इनको आप सोल्व कर सकते हो इस डायग्राम के थ्रू। तो मेरे प्यारे बच्चे नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। पीवाईक्यूज आपको ये बताने का प्रयास करता है कि एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, ठीक है, या एग्जाम का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भूकंप तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेरे प्यारे बच्चे इस वर्ड्स पर ध्यान दो, नहीं है। क्या? नहीं है। और यहां पर क्या? भूकंप तरंगों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? भूकंप तरंगों की बात की जा रही है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले भूकंप तरंगे जो है वो कितने प्रकार की होती है। मेरे प्यारे बच्चे भूकंप तरंगे जो है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की भूकंप तरंगे होती है। पहला अपन देख लेते हैं। ठीक है, भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। ठीक है, भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो कौन सी होती है? पी तरंग। कौन सी होती है? पी तरंग होती है। उसके बाद में कौन सी आएगी? एस। उसके बाद में कौन सी आएगी? एल। ठीक है, तो आइए अपन इसको देखते हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूँ भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, सिस्मोग्राफिक वेव। सिस्मोग्राफिक वेव। और भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? पी, एस और एल। पी, एस और एल, ये है अपनी भूकंपीय तरंगे। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो भूकंप की उत्पत्ति जहां से होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है? फोकस। और जहां पर भूकंप तरंगे, ठीक है, सबसे पहले सतह पर पहुंचती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि जिसको हम बोल रहे हैं हाइपोसेंटर यानी कि फोकस बोल रहे थे, वहां से भूकंप का उद्गम होता है। इसे हम भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहा जाता है? भूकंप मूल कहा जाता है। और यहाँ से जो है भूकंप के तरंगे यानी कि सिस्मोग्राफिक वेव जो है वो 3 तरह से जनरेट होती है। उसका पहले का नाम है पी, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे एस, और उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे एल। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे हम समझने का प्रयास कर रहे होंगे पी तरंगों के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है, पी तरंग तेज चलती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। तो मेरे प्यारे बच्चे हम तीनों तरंगों को यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पी तरंग सतह पर सबसे पहले आती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं। पी तरंग के बाद में जो है कौन सी पहुंचती है? एस तरंग। और सबसे लेट जो सतह पर पहुंचती है फोकस से, वो कौन सी पहुंचती है मेरे प्यारे बच्चे? एस तरंग पहुंचती है। कौन सी पहुंचती है? एस तरंग। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है, बिल्कुल राइट है ये कथन। उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है पी तरंग जो है वो गैसीय है। क्या? गैसीय है, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से क्या कर सकती है? यात्रा करती है। तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट हो सकता है। पी तरंग जो है वो क्या होती है? ध्वनि तरंग। क्या होती है? ध्वनि तरंग होती है। इसलिए जो है ये क्या? पी, ये सॉलिड, क्या? सॉलिड और लिक्विड और गैसियस फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, तरल और गैसेस तीनों माध्यमों में गमन करती है। जबकि हम जब बात करते हैं किसकी? एस तरंग की, तो एस तरंग जो है वो सिर्फ सॉलिड, इसमें सॉलिड मीडियम में ही चलती है, ठोस माध्यम में ही चलती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे भूकंप केंद्र से 145 डिग्री से आगे स्थित सिस्मोग्राफिक पी तरंगों का आगमन माप सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भूकंप का छाया क्षेत्र बनता है उससे आगे भी जो है हम बिल्कुल जो है पी तरंगों को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। पी तरंग का अधिकतम क्षेत्र, पी तरंग का अधिकतम क्षेत्र इसके छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये उतना सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? भूकंप पृथ्वी की परत भंगुर होती है। मेरे प्यारे बच्चे जब हम बात कर रहे होंगे पृथ्वी की परत की, तो क्रस्ट जो है, क्या? जो क्रस्ट होता है वो बिल्कुल क्या होता है? भंगुर होता है। तो इसको मान के चलो कि ये ऑप्शन क्या है? राइट है। उसके बाद में ध्यान देना, महासागरीय परत की
औसत मोटाई 15 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम महासागरीय परत की बात कर रहे होंगे, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट की बात कर रहे होंगे, तो ओशियनिक क्रस्ट जो है ये कितना होता है, ये लगभग 5 से 10, क्या, ये लगभग 5 से 10 होता है। तो औसत यदि हम इसकी बात करें तो औसत जो है ये कितनी मोटर होती है, ये 7, कितनी होती है, महासागरीय परत जो है, ओशियन क्रस्ट जो है वो 7 किलोमीटर की होती है। कितने किलोमीटर की होती है, 7 किलोमीटर की होती है। हम आगे देख रहे होंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जबकि महाद्वीपीय परत की मोटाई लगभग लगभग जो है कितनी होती है, 30 किलोमीटर जो है होती है। हालांकि जो है इसकी कितनी होगी, ये लगभग जो है 15 के आसपास हो रही होगी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन, ठीक है, ये दो गलत है, फर्स्ट जो है वो सही है, यानी कि केवल 1। एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, और एक बहुत बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग में पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, इसको अभी 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 हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम वापस इस डायग्राम को रिपीट करते हैं। ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम को देखो और उस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 45 क्वेश्चन है, कोनोरोड विघटन यानी कि कौन सी पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में पाई जाती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का मतलब क्या है, कोर। कौन सा है, कोर है। तो आइए हम देखते हैं कोर में जो है सबसे आंतरिक भाग में क्या पाई जाएगी, लेहमन। मेरे प्यारे बच्चे, क्या पाई जाएगी, लेहमन पाई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, लेहमन अशांतता। लेहमन अशांतता, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मोहो की हम बात कर चुके हैं और कोनोरोड की भी हम बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी जो है एनडीए एग्जाम 2023 में पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज में एनडीए के कुछ क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद ये था कि कहीं ना कहीं जो है ये एग्जाम्स, एसएससी जो है इन एग्जाम्स का ट्रेंड को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम इन एग्जाम्स का ट्रेंड भी चेक कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये किस में पूछे जाते हैं, एसएससी में। कहाँ से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा कथन जो है वो सही है। हाइपोसेंटर पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो फोकस के निकटतम होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आइए, जब जब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, जो वहां से भूकंप का उद्गम हो रहा है, भूकंप का क्या होता है, जहां से भूकंप का उद्गम होता है, भूकंप का उद्गम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस। मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या बोल रहे होंगे, फोकस बोल रहे होंगे। और फोकस को हम, जहां से भूकंप का उद्गम होता है, फोकस, और इसको हम क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे हाइपोसेंटर। मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम क्या बोल रहे होंगे, हाइपोसेंटर। और जो है भूकंप का उद्गम होता है और ये तरंग जो सबसे पहले सतह पर जहां पहुंचती है, इसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेटमेंट ये है, हाइपोसेंटर पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो फोकस के निकटतम। मेरे प्यारे बच्चे, फोकस के निकटतम जो क्षेत्र होता है वो तो क्या होता है, एपी सेंटर होता है, न कि हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर तो खुद फोकस को बोलते हैं। भूकंप की तरंगों की गति घने पदार्थों में अधिक होती है। मेरे प्यारे बच्चे, घने पदार्थों का यहाँ पर मतलब है जिनका घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या है, सही है कि भूकंपीय तरंगों की गति जो है वो घनत्व पर डिपेंड करती है। यदि भूकंपीय तरंग घनत्व अधिक है तो भूकंपीय तरंगों की गति जो है वो क्या होगी, अधिक होगी। आइए बढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 3, पी तरंगे सबसे तेजी से चलती है। तो ऑप्शन ए के बेस पर हम जो है इसको क्या, इसको और इसको क्या कर सकते हैं, रोंग कर सकते हैं। ठीक है, पी तरंगे, और मैं ये बोल रहा हूं कि ऑप्शन 2 वाला सही है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 भी क्या है, सही है। पी तरंग तेजी से चलने वाली है। अभी अभी मैंने बताया था कि भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति जो है 3 प्रकार से होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले पहुंचने वाली जो तरंग है वो कौन सी है, पी तरंग। उसके बाद कौन सी आती है, एस तरंग। ठीक है, उसके बाद कौन सी तरंग पहुंचती है, एस तरंग। और सबसे बाद में जो है एपिसेंटर पर जो फील होता है, जो तरंगे महसूस की जाती है, वो कौन सी होती है, एस तरंग होती है। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी तरंगी जो है तेजी से चलती है और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या होने वाला है, आपका राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद है आप इसके साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, इस क्लास को आप समझ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा कथन जो है वो सही है। मेरे प्यारे बच्चे, हम बात कर रहे होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए ऑप्शन, पहला सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, महासागरीय परत की बात है, यानी कि ओशियनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओशियन क्रस्ट की बात कर रहे हैं। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत से भरी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, महासागरीय परत जो है महाद्वीपीय परत से भरी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओशियन जो महासागरीय जो परत होती है वो बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बनी होती है? बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। और बेसाल्ट चट्टानों का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। और यदि हम बात करें महाद्वीपीय प्लेट की या महाद्वीपीय परत की बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, तो वह सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। इसलिए उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो इसका मतलब डेट इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है कि भारी होती है। भारी का मतलब घनत्व से है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का अधिकतम हिस्सा मेंटल में निहित होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया था। ये क्रस्ट और मेंटल, जब हम बात कर रहे थे इनर मेंटल की, तो इनर मेंटल जो है वो क्या है? ये दुर्बलता मंडल है। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है? इसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, एस्टोनेस्फीयर बोलते हैं। ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में है और यहीं से जो है कन्वेंशनल वेव यानी कि सहवनीय तरंगे रिलीज होती है। यहीं से जो है कौन सी तरंगे निकलती है? कन्वेंशनल तरंगे यानी कि सहवनीय तरंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का अधिकांश हिस्सा जो है वो मेंटल में निहित होता है। ये भी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद में परत में क्या? परत में बड़े सहवन परिसंचरण गर्मी का संचार करती है और प्लेट विवर्तनिक प्रक्रियाओं को संचालित करती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये भी बिल्कुल राइट है। यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये बिल्कुल राइट है। तो जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये मेंटल जो है, क्या ये जो मेंटल है यहाँ से क्या निकलती है? क्योंकि सी जो है ये अर्ध गला हुआ पदार्थ होता है, यानी कि सेमी मोल्टन लेयर होती है। और सेमी मेल्टन होने की वजह से जो है, क्या सेमी मेल्टन यानी कि पृथ्वी मेंटल का आंतरिक भाग होने की वजह से जो है यहाँ से सहवन तरंगे उत्पन्न होती है। यहाँ से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? सहवनीय तरंगे। जब हम बात कर रहे होते हैं होम्स की, किसकी? होम्स की। होम्स वैज्ञानिक की बात कर रहे होंगे, तो होम्स को सहवनीय सिद्धांत में यही बताने का प्रयास किया गया था कि मेंटल से जो है वो सहवनीय तरंगों के रूप में एनर्जी निकलती है और इससे जो है स्थल मंडल जो कि प्लेटों का बना होता है, किसका बना होता है? प्लेटें जो कि स्थल मंडल की बनी होती है, वो प्लेटें जो है वो क्या करती है? मूव करती है। प्लेटें क्या करती है? मूव करती है या क्या करती है? संचलन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु भूकंप का ऊपरी केंद्र कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी की सतह पर फोकस से ठीक ऊपर बिंदु क्या भूकंप का क्या कहलाता है? ऊपरी केंद्र। मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं, अभिकेंद्र बोलते हैं, या इसको हम एपी सेंटर भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है। उसके बाद में भूकंप प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है, जो भूकंप के फोकस से बाहर की ओर फैलती है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे गहरे फोकस वाले भूकंपों से, गहरे फोकस का मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर है देखो, भूकंप की उत्पत्ति जो है वो यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि सतह के कितने नीचाई से, कितने गहरे भाग से भूकंप की उत्पत्ति हो रही होगी। तो गहरे फोकस वाले भूकंप से उतले भूकंप जो कम गहरे हैं, जिनका फोकस क्या कम गहरे हैं, जैसे भूकंप जिनकी उत्पत्ति जो है वो सतह के बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो रहा, इसे हम क्या कहेंगे? उतले फोकस। तो ये फोकस कौन सा बना? उतला फोकस बना, क्योंकि यहाँ से ये दूरी कम है और ये दूरी जो है ज्यादा है। ये दूरी क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? गहरा फोकस। इसे क्या बोल रहे हैं? उतला फोकस वाले भूकंपों की तुलना में अधिक नुकसानदायक होने की संभावना होती है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गहरे फोकस वाले भूकंपों से उतले फोकस यानी कि जो कम नीचे से उत्पन्न होता है वो ज्यादा नुकसान होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों ही जो है वो क्या है? राइट है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सबसे पतली परत है? सबसे पतली परत है मेरे प्यारे बच्चे, आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और परत। ठीक है, मेंटल और परत। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। बाहरी कोर जो है थोड़ी छोटी लेयर है, इसकी मोटाई कम है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिस्मोग्राम में पी तरंग
एस तरंग से पहले नापी जाती है। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट है। उसके बाद में देखो पी तरंगों में व्यक्तिगत कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। तरंग की दिशा में कैसे? आगे पीछे। मेरे प्यारे बच्चे जब हम पी तरंग की बात करते हैं तो पी तरंग जो है कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी तरंग है ये? पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग होने के कारण ये अपने तरंग की गति के क्या, ये तरंग की गति के समानांतर गति करती है। तरंग की गति के कैसे गति करती है? समानांतर गति करती है। तो पी तरंग व्यक्तिगत कण जो कण होते हैं वो तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे क्या करते हैं? कंपन करते हैं। जबकि एस तरंग में कण प्रसार की दिशा के समकोण में ऊपर नीचे कंपन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जब हम एस तरंग की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? एस तरंग की बात कर रहे होते हैं। तो एस तरंग जो है ये कौन सी है? कौन सी तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग है। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण ये जो है ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे मूव कर रही होती है। कैसे मूव करती है? ऊपर नीचे, यानी कि ये लंबवत मूव करती है तो समकोण पर कर रही है। कैसे कर रही है? ये तरंग की दिशा के समानांतर नहीं कर रही, बल्कि तरंग की दिशा के लंबवत मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? लंबवत मूव कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं? बिल्कुल सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप में द्वितीयक तरंगे। ठीक है, भूकंप में द्वितीयक तरंगे यानी कि एस तरंगे। मेरे प्यारे बच्चे पी तरंगों को क्या बोलते हैं? प्राइमरी तरंगे। एस तरंगों को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी तरंगे यानी कि द्वितीयक तरंगे। के बारे में कौन सा कथन सही है? वे अपने द्वारा गुजरने वाली सामग्री में ग्रत और सरंग बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, अभी अभी मैंने बोला कि पी तरंग जो है अपनी तरंग की गति के दिशा के लंबवत मूव करती है। कैसे मूव करती है? एस तरंग कैसे मूव करती है? लंबवत मूव करती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या बनाएंगी? ग्रत और सरंग। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये क्या बना रही है? गर्त बना रही है, सॉरी, यहाँ पर ये सरंग बना रही है। और ये वाला पार्ट जो है देखो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये तरंग जो है जैसे मूव कर रही है, यहाँ पर क्या बना रही है? सरंग बना रही है। और यहाँ क्या बना दिया? गर्त। क्या बना दिया? गर्त। फिर सरंग, फिर क्या बना दिया? गर्त। तो इसका मतलब ये अपने द्वारा गुजरने वाली सामग्री में क्या गर्त और सरंग बनाती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। उनकी कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत या ऊर्ध्वाधर तल में होती है। ठीक है, लंबवत लंबवत या ऊर्ध्वाधर तल में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है तरंग की दिशा की लंबवत या ऊर्ध्वाधर, लंबवत या ऊर्ध्वाधर। ठीक है, लंबवत या ऊर्ध्वाधर। तो ऑप्शन कथन स्टेटमेंट ए 1 और 2 दोनों ही सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। मेरे प्यारे बच्चे आइए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? भूकंप द्वारा उत्पन्न एल तरंग या लंबी तरंग तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे बच्चे आइए देखते हैं अपन भूकंप तरंग यानी कि एल तरंग के बारे में। ये पृथ्वी की परिधि का अनुसरण करती है। पृथ्वी की परिधि का क्या करती है? अनुसरण करती है। वे लगभग स्थिर गति से क्या करती है? यात्रा करती है। ठीक है, तो आइए पी एस और एल तरंग की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। पी, एस और एल। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे होंगे? एल तरंगों की बात कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब एल तरंगों की हम बात कर रहे होंगे तो एल तरंग जो है कौन सा तरंग बोलते हैं? एल तरंग को हम बोलते हैं सतही तरंग। कौन सी तरंग बोलते हैं? सतही तरंग बोलते हैं। और पी और एस तरंग को हम बोल रहे होते हैं पिंड तरंग। क्या बोल रहे होते हैं? पिंड तरंग बोल रहे होते हैं, यानी कि बॉडी वेव। और ये कौन सी वेव है? ये तरंग है सरफेस वेव। कौन सी है? सरफेस वेव। तो ये पृथ्वी की परिधि का अनुसरण करती है। मेरे प्यारे बच्चे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है? राइट ऑप्शन है। बिल्कुल क्या है? राइट ऑप्शन है। परंतु यहाँ पर बोला जा रहा है स्थिर गति से यात्रा करती है। मेरे प्यारे बच्चे ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हो किसकी? एल तरंग की बात कर रहे होते हैं, तो ये अनुदैर्घ्य भी हो सकती है और अनुप्रस्थ भी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कभी स्थिर नहीं हो सकती है, यानी कि ये मूव करती रहेगी। ये क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। इसका मतलब है ये तरंग स्थिर गति से यात्रा नहीं करती है। तो ऑप्शन 2 गलत, यानी कि केवल एक, यानी कि ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टाने का निर्माण का उदाहरण है? मेरे प्यारे बच्चे जब हम बात करते हैं चट्टानों की, किसकी बात कर रहे होते हैं? चट्टानों की। तो चट्टाने जो है मेरे प्यारे बच्चे कितने प्रकार की होती है? चट्टाने 3 प्रकार की हो रही होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बिल्कुल अच्छे से आपको पूरे डिटेल से समझाऊंगा, ताकि आने वाले चट्टान से या रॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से ठीक है हल कर पाएंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ रॉक्स। रॉक्स चट्टाने, तो चट्टाने जो है वो कितने प्रकार की होती है? चट्टाने मेरे प्यारे बच्चे कितने प्रकार की होती है? चट्टाने होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? चट्टाने 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, तो आइए देखते हैं पहली जो चट्टान होगी वो कौन सी होगी। पहली जो चट्टान होगी वो कौन सी होगी? ठीक है, पहली चट्टान जो है वो होगी, नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर आग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक्स। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक चट्टान। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर है आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक्स। दूसरी है कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। थर्ड कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि कायांतरित चट्टान। कौन सी है? कायांतरित चट्टान है। तो आइए सबसे पहले अपन देख लेते हैं आग्नेय चट्टानों की। किसकी बात कर रहे होंगे? आग्नेय चट्टानों की। जब आग्नेय चट्टान होगी, जब ज्वालामुखी उद्गार होगा, क्या? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार होगा, वोल्केनो इरप्शन होगा। ज्वालामुखी उद्गार होगा, वोल्केनो इरप्शन होगा, तो इससे मैग्मा की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी? मैग्मा की उत्पत्ति होगी। और जब ये ठंडा होकर जम जाएगा मैग्मा या लावा के रूप में, मैग्मा व लावा के रूप में जम जाएगा। मैग्मा व लावा के रूप में जब ये जम जाएगा, तो मान लो ये लावा के रूप में इसका क्या हो रहा है? जमाव हो रहा है। तो इससे जो चट्टानें बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो बन रही होगी आग्नेय चट्टानें, यानी कि इग्निशियस रॉक्स। मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे अवसादी चट्टानों की। ठीक है, जब मान लो किसी भी चट्टान के ऊपर, किसी भी चट्टान के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, क्या? टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और प्रेशर बढ़ा दिया जाए, इनकी दाब बढ़ा दिया जाए, तो चट्टानें जो है वो अपना केमिकल स्ट्रक्चर, क्या? केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, केमिकल रासायनिक और फिजिकल, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन जो है वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो चट्टान जो है अपना रूप, अपने आकार क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। इसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। और अवसादी चट्टानें जब नदियों के द्वारा कौन सी प्रक्रिया होगी? अनाच्छादन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होगी? अनाच्छादन, यानी कि डेनुडेशन की प्रक्रिया होगी। कुल मिलाकर अपक्षय, क्या? अपक्षय, इरोजन, ठीक है, अपक्षय या अपर्दन, अपक्षय या अपर्दन, ठीक है, वेदरिंग या इरोजन से कौन सी चट्टानें बन रही होगी? सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी बन रही होगी? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो चाक का निर्माण जब हम बात कर रहे होते हैं, किसकी? चाक की बात कर रहे होते हैं, तो ये कौन सी है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। कौन सी रॉक्स है? ये सेडिमेंट्री, यानी कि चाक जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। यानी कि इसका निर्माण किससे होगा? सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादों से। किससे होगा? अवसादों से होगा। जब बात कर रहे होंगे हम लाइम स्टोन की, चूना पत्थर की, किसकी बात कर रहे होंगे? चूना पत्थर। मेरे प्यारे बच्चे, चूना पत्थर जो है, ठीक है, चूना पत्थर, लाइम स्टोन जो है वो क्या होता है? अवसादी। उसके बाद में स्लेट जो होता है, स्लेट, स्लेट जो है मेरे प्यारे बच्चे वो क्या है? ये कायांतरित चट्टान है। कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान होती है। ठीक है, बलुआ पत्थर जो होता है, यानी कि सैंड स्टोन जो होता है, ये भी क्या है? ये भी अवसादी चट्टान है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, चाहे चाक की बात हो, चाहे चूना पत्थर की बात हो, चाहे बलुआ पत्थर की बात हो, ये सारे के सारे जो है कौन सी चट्टाने हैं? अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल है। और हम जब बात कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, जेई 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, और स्लेट, स्लेट जब हम बात कर रहे होंगे किसकी? ठीक है, अवसादी चट्टान, क्या? अवसादी चट्टानों से किसका निर्माण होगा? स्लेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? स्लेट का निर्माण हो रहा होगा। तो इसका मतलब स्लेट का निर्माण जो है वो कौन सी चट्टाने हैं? कायांतरित चट्टान है। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको रॉक्स के तीनों प्रकार, यानी कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? ज्वालामुखी उद्गार से, यानी कि वोल्केनो इरप्शन से बन रही होगी। जब हम बात कर रहे होंगे अवसादी चट्टानों का, जब नदियां, यानी कि टेम्परेचर का कम होना या टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम होना या टेम्परेचर का बढ़ना, तो कुल मिलाकर जब नदियों का प्रवाह होगा तो कहीं ना कहीं अन्नाच्छादन की प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी?
अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी, और अनाच्छादन की प्रक्रिया से अपक्षय और अपरदन जब हो रहा होगा, क्या अपक्षय और अपरदन हो रहा होगा नदियों के पानी से, तो कहीं ना कहीं जो है उससे कौन सी चट्टानें बनेंगी, अवसादी चट्टानें बन रही होगी। और मेटामॉर्फिक चट्टानें, जब अवसादी आग्नेय चट्टानें या अवसादी चट्टानों को क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर अधिक दे दिया जाए या दाब ज्यादा दे दिया जाए, तो वो अपना रूप चेंज कर लेगी, यानी कि अपनी रासायनिक और भौतिक बनावट जो है क्या कर लेगी मेरे प्यारे बच्चे, चेंज कर लेगी। इसको हम बोल रहे होंगे क्या, कायांतरित चट्टानें। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल रहे होंगे, कायांतरित चट्टानें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे ग्रेनाइट जो है, क्या ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, इग्निशियस रॉक्स। ग्रेनाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जब हम चूना पत्थर की बात करते हैं, लाइम स्टोन की बात करते हैं, तो लाइम स्टोन जो है वो भी एक चट्टान है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद में जब बात करते हैं संगमरमर की, क्या संगमरमर मार्बल, तो लाइम स्टोन से, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, LI, लाइम स्टोन की जब बात कर रहे होंगे, लाइम स्टोन की बात कर रहे होंगे, तो लाइम स्टोन के ऊपर जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, यानी कि इसका कायांतरित करेंगे, तो इससे क्या बन रहा होगा, इससे बन रहा होगा मार्बल। क्या बन रहा होगा, इससे मार्बल बन रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे मार्बल जिसको हम क्या बोल रहे होंगे, संगमरमर। तो कुल मिलाकर संगमरमर भी जो है कौन सा चट्टान है, ये जो है कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी आग्नेय चट्टान है, कौन सी कायांतरित चट्टान है, कौन सी अवसादी चट्टान है। तो मेरे प्यारे बच्चे ग्रेनाइट जो है कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। चूना पत्थर कौन सा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। जब अवसादी चट्टान में हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दी, तो कौन सा चट्टान बन गई, कायांतरित चट्टान बन गई। क्वार्टरजाइट, मेरे प्यारे बच्चे क्वार्टरजाइट जो है ये, ठीक है, ये चट्टान नहीं है, ये रॉक्स नहीं है, ये क्या है, ये एक मिनरल है, खनिज है। ये क्या है, मिनरल है। मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, खनिज है। तो आप याद रखना, जब हम बात कर रहे होते हैं क्वार्टरजाइट की, किसकी बात कर रहे होते हैं, क्वार्टरजाइट की बात कर रहे होते हैं, तो क्वार्टरजाइट क्या है, मिनरल यानी कि खनिज है। तो राइट आंसर जो है इसमें क्या क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सी चट्टान नहीं है, बाकी की सारी की चट्टान थी और क्वार्टरजाइट मेरे प्यारे बच्चे चट्टान नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आग्नेय चट्टानों को प्रज्वलित करके ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे बच्चे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम इग्निशियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानों को जो है आग लगाकर जो है, ठीक है, उसको ईंधन के रूप में हम, यानी कि फ्यूल के रूप में हम उसका यूज कर सके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि इग्निशियस चट्टान जो है वो वोल्केनो इरप्शन से होती है, ज्वालामुखी उद्गार से होती है। ये ऑलरेडी जो है ये लावा के या मैग्मा के ठंडा होने से इसकी उत्पत्ति होती है, तो इसे वापिस से जलाया नहीं जा सकता। ये एक तरह से एक ज्यादा डेंसिटी वाला स्टोन की फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कथन बी, ये क्या है, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान कभी भी रूपांतरित चट्टानों या मैग्मा में नहीं बदल सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अवसादी चट्टानें कभी भी रूपांतरित चट्टानों या मैग्मा में नहीं बदल सकती। मैंने अभी भी मेरे प्यारे बच्चे अभी अभी ये बोला था कि जब बात करते हैं हम आग्नेय चट्टानों की, किसकी बात करते हैं, आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं, या फिर हम किसकी बात करते हैं, अवसादी चट्टानों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अवसादी चट्टानों की बात करते हैं। तो इनके ऊपर क्या कर दिया जाए, यदि आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, और प्रेशर भी क्या कर दिया जाए, दबाव भी बढ़ा दिया जाए, तो ये क्या कर देगी, ये अपना रूप परिवर्तन कर देगी। क्या कर देगी, रूप परिवर्तन कर देगी, ठीक है, रूप परिवर्तन यानी कि अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या था, ये ऑप्शन क्या है, अवसादी चट्टानें कभी भी रूपांतरित चट्टानों या मैग्मा में नहीं बदल सकती। मेरे प्यारे बच्चे ये बदल सकती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सी, आग्नेय चट्टानें लंबे समय में अवसादी चट्टानों में बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल बदल सकती है अवसादी चट्टानें। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टानें क्या हो जाती है, जब आग्नेय चट्टानों के ऊपर अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया, अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है, डेन्यूडेशन होता है, यानी कि अपक्षय और अपरदन होता है, तो वो किस में चेंज हो सकती है, वो मेरे प्यारे बच्चे किस में चेंज हो सकती है, वो अवसादी चट्टानों में चेंज हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आग्नेय चट्टानें जब अनाच्छादन की प्रक्रिया से गुजरती है, यानी कि अपक्षय अपरदन से गुजरती है, तो ये क्या बन जाती है, ये क्या बन जाती है, ये अवसादी चट्टानें बन जाती है। तो आग्नेय चट्टानें लंबे समय में अवसादी चट्टानों में बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, मैग्मा ठंडे होने पर अवसादी चट्टानें बना सकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। पहचानिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और उसका हमारे को विकल्प चुनना है। एसएससी जेई 2024 का क्वेश्चन है। जमने पर पिघला हुआ मेघा औषधि चट्टाने बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम मेग्मा या लावा की बात करते हैं तो वो तो ज्वालामुखी उद्गार से होता है, और ज्वालामुखी उद्गार से हमेशा कौन सी चट्टान बनती है? इग्निशियस रॉक्स बनती है। तो यहाँ पर जमने पर पिघला हुआ मेग्मा औषधि चट्टान नहीं बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा चट्टान बनेगा? आग्नेय चट्टान। क्या बनेगा? आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पर जो है असत्य, क्या यहाँ पर क्या है? असत्य है। तो आप इसको आगे जाके कर दो ट्रू, सॉरी फॉल्स। ये क्या है? ये फॉल्स है। उसके बाद में तो यहाँ पर जो है सबसे पहले फॉल्स कौन सा आ रहा है? यहाँ पर देखो ट्रू ट्रू ट्रू। क्यों ये गलत हो गया? तो हम सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दो, आधी टेंशन यही खत्म। क्योंकि पहले नंबर पर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो भाई साहब 50% हमने आंसर सही कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टानें अंतर्वेदी या बहिर्वेदी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, क्या मान लो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, और ज्वालामुखी उद्गार जब होगा तो मान लो ये जो है रेड रेड भाई साहब, यहाँ पर क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। तो लावा जब पृथ्वी की सतह से बाहर आता है, ठीक है, जब मेघमा पृथ्वी की सतह से बाहर आता है तो ये क्या ठंडा होने पर हम बाहर आते ही क्या बोल रहे होंगे? लावा। तो बाहर से जमेगा, तो बाहर जो चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी? बहिर्भेदी चट्टान बनेगी। बाहर जो चट्टान बनेगी मेरे प्यारे बच्चे, कौन चट्टान बनेगी? ठीक है, ये एक्सटर्नल इग्निशियस रॉक बनेगी। और जब अब क्या होगा? ये मेग्मा जो है कहीं ना कहीं जो ज़्यादा ऊपर ज़्यादा दबाव होगा, तो ये मेग्मा जो है ये पृथ्वी की आंतरिक परतों की दरारों में भी जम जाएगा। आंतरिक परतों में दरारों में भी जम जाएगा। तो जब यहाँ पर ये ठंडा हो जाएगा तो इसको क्या बोल रहे होंगे? अंतर्वेदी। क्या बन? अंतर्वेदी। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टानें अंतर्वेदी या बहिर्वेदी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल राइट है ये। ठीक है, तो इसके आगे आप लगा लो ट्रू। इसके आगे क्या लगा लो? ट्रू। तो क्या इससे सही हो जाता है क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि सेकंड नंबर पर एफ आ रहा है। ठीक है, लो। ठीक है, मैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन कराऊंगा, पर एग्जाम में आप यहाँ से टाइम बचा सकते हो। ठीक है, अब आपको आगे के ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 4 क्या है, ये पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपने 2 स्टेटमेंट पढ़ के ट्रू या फॉल्स का पता कर लिया। राइट ऑप्शन क्या है? बी। हम आगे पढ़ते हैं, एक बार आपको बता देता हूं। उच्च तापमान और दाब के प्रभाव में अवसादी चट्टानें रूपांतरित हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि इग्निशियस रॉक्स और अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें दोनों के ऊपर यदि तापमान बढ़ा दिया जाए या दाब बढ़ा दिया जाए तो ये कौन चट्टान बन जाएगी? ये कायांतरित चट्टान बन जाएगी। यानी कि ये भी राइट है। उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में आग्नेय चट्टानें रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है। ये भी राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये भी क्या थे? सही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूप छिद्र के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के, क्या कूप छिद्र की बात कर रहे हैं अपन? यानी कि मान लो कोई कुआं है, गहरा गर्त है। आप अभी के लिए मान के चलो कि क्वेश्चन जो है वो गहरे गर्त से है। एक कूप छिद्र के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि कुल मिलाकर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना चाह रहे हैं, और अर्थ को इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए यानी कि अंदर की चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण यानी कि फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसको जानने के लिए मैंने क्या किया? एक कुआं, एक वेल खोदा, गड्ढा खोदा। क्या खोदा? गड्ढा खोदा। तो इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इसको बोला जाता है वेल लॉगिंग। क्या बोला जाता है? वेल लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, एसएससी जेई, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग ये सबसे ही स्पष्ट है। यदि हम धरती के अंदर यानी कि इंटरनल स्टेज में क्या कर रहे हैं? ड्रिल कर रहे हैं, छेद निकाल रहे हैं, ड्रिलिंग। नेक्स्ट है जलाशय मॉडलिंग क्या होती है? ठीक है, जलाशय मॉडलिंग क्या होती है? जो रिजर्वोरियर है, ठीक है, जितने भी जलाशय है उनकी रॉक्स को या उसकी नीचे की लेयर का क्या करना है? अपन को स्टडी करना है। तो उसको हम क्या बोल रहे होंगे? जलाशय मॉडलिंग। क्या बोल रहे होंगे? जलाशय मॉडलिंग। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच, क्या जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच संग्रहित भूजल को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। जल स्तर के नीचे की बात हो रही है, कठोर चट्टान की परतों में। मेरे प्यारे बच्चे, जब पृथ्वी की अंतर लेयर की बात करते हैं जिसको हम भूमिगत जल बोलते हैं,
जो नलकूपों के माध्यम से निकाला जाता है, किसके माध्यम से, बोरिंग वगैरह के माध्यम से निकाला जाता है, नलकूपों के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जो संग्रहित जल होता है, जो भूजल होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्वीफर। क्या बोला जाता है, एक्वीफर। ग्लेशियर जो होता है ये ठंडे क्षेत्रों में होता है, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बर्फ के बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर पिघलते हैं और कई रिवर्स का यहाँ से ओरिजिन होता है। गर्म पानी का झरना, गर्म पानी का झरना रॉक से या अन्य इंटरनल रीजन्स हो सकते हैं जिस वजह से गर्म पानी का झरना होता है। गीजर जो है मान लो सरफेस से, यानी कि नीचे से, जैसे आइसलैंड वाले एरिया है, आइसलैंड है जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है और नीचे से यानी कि जो है सेवन या तरंगों के रूप में नीचे से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, उससे गीजर यानी कि उससे ठंडा पानी का ये गीजर के रूप में निकलता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन हो जाता है एक्वीफर। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप साथ साथ नोट्स बना बना रहे होंगे, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न या ट्रेंड समझ में आ रहे होंगे। हम अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 59। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है, एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी मैं आपसे बता रहा हूं कि कम से कम डेटा पर फोकस कीजिए, डेटा पर बहुत कम फोकस करो, फैक्ट बहुत रटने की कोशिश करो, कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करो, जो दूर है वो कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि जितना आप कंसेप्चुअली चीजें पढ़ोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे, तो यकीन मानिए जीके में आप क्वेश्चन तभी बना पाओगे, क्योंकि मैं कई क्वेश्चंस आपके सामने लगा रहा हूँ, ये सारे के सारे फैक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 1% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा जा रहा है, फैक्ट, तथ्यों से क्वेश्चन आ रहा है। बाकी के क्वेश्चन जो कहाँ से आ रहे हैं, कंसेप्ट से। यदि आपको ज्योग्राफी की क्लासेस लेनी है तो जीके जीएस फाउंडेशन क्लासेस के यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल जीरो से, यानी कि बेसिक से बिल्कुल डिटेल यानी कि एडवांस तक उसमें कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। यानी कि मेरा सिंपल सा उद्देश्य है, नो फैक्ट नो तथ्य, सिर्फ कंसेप्ट की बात की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस या एसएससी का पैटर्न जो है वो कैसा है, वो बिल्कुल जो है किस पर बेस है, कंसेप्ट पर। किस पर बेस है, कंसेप्ट पर। आइए आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है, भूप्रपट्टी का 50% से अधिक हिस्सा बनाता है, इसका व्यापक रूप से कांच और चीनी मिट्टी के उद्योग में प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं क्रस्ट की, किसकी बात कर रहे होते हैं, क्रस्ट की बात कर रहे होते हैं, तो क्रस्ट जो होता है वो किसका बना होता है, क्रस्ट बना होता है सिलिका का। किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्रस्ट किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है, भूप्रपट्टी जिसको हम हिंदी में कहते हैं। यहां पर बात हो रही है सिलिका के, किसकी बात हो रही है, सिलिका की, और यहां पर बोला है कि सिलिका के। अब जहां पर आप ऑप्शन देखिए, एम्फीबोल, फेल्डस्पार, जियोलाइट्स, पायरोक्सिन, ये सारे के सारे जो है ये किसके हैं, ये सिलिका के तत्व हैं। मेरे प्यारे बच्चे किसके तत्व हैं, ये है सिलिका के, जो कहां पर पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं कहां पर, क्रस्ट में। कहां पर पाए जाते हैं, क्रस्ट में। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है मेरे प्यारे बच्चे किसका, फेल्डस्पर का। किसका है, फेल्डस्पर का पार्ट है। बाकी के एम्फीबोल, जियोलाइट्स और पायरोक्सिन भी जो है वो क्या है, वो अलग अलग तत्व है, परंतु क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो है वो किसका पार्ट कवर कर रहा है, फेल्डस्पार। और इससे जो है क्या बनाए जाते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, कांच वगैरह, ये कुल मिलाकर इंडस्ट्रीज में इसका मेजर रूप से यूज किया जाता है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में सही मिलान है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो है यहाँ पर मिलान अपन को करना है अवसादी चट्टानों का। अब तक मैं आपको फुल डिटेल से अवसादी चट्टानों के बारे में बता चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन जो है आप खुद भी डील कर सकते हो। यहाँ पर है, अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को परिवर्तित किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी कौन सी चट्टान है जो अपने रासायनिक गुणों को परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है, ठीक है। तो परिवर्तित कौन सी करती है, कायांत्रित चट्टान करती है। कौन सी करती है, कायांत्रित चट्टान करती है। तो यहां पर जो है मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कायांत्रित यानी कि दो का क्या हो जाता है, ए, ठीक है। कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑप्शन नंबर दो, क्या ऑप्शन नंबर दो का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर यदि अपन बात करें इसको, यहां पर अपन बात करें तो ए का, ठीक है, एक का, किसका, एक का ए, ठीक है। तो यहां पर जो है ये गलत हो जाता है, सी गलत हो जाता है, बी गलत हो जाता है, और अभी यहाँ 50% चीज हमारी बाकी है।
तो आइए, अवसादी चट्टान किसके कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? अवसादी चट्टान हम किसको कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको इसको डिटेल से समझा रहा हूँ, ध्यान दो। ठीक है, देखो, जब बात करते हैं अवसादी चट्टानों का, तो अवसादी चट्टान किससे बनेगी? डेनुडेशन से। किससे बनेगी? अनाच्छादन से। अनाच्छादन किसका होगा? पेड़ पौधों का, अवशेषों का, ठीक है, जो फॉसिल है उनका ही तो अनाच्छादन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, अवसादी चट्टानों का यदि हम मिलान करें तो किससे करेंगे? सी से, क्योंकि यहां पर क्या है, अन्य चट्टानों के टुकड़ों या पौधों या जानवरों के अवशेषों से निर्मित। तो इससे कौन चट्टान निर्मित होगी? इससे मेरे प्यारे बच्चे कौन सी होगी? इससे निर्मित होगी अवसादी चट्टान, कायांतर चट्टान। मैंने इसका बारे में अभी भी बात कर चुका हूं कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होती है, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है? परिवर्तित होता है। आग्नेय चट्टान जो बच गया, जो कौन सा ऑप्शन है? मेग्मा। क्या मेग्मा से कौन सा चट्टान बनेगी? आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आइए यहां पर देखते हैं एक का, यानी कि फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का यहाँ पर जो है सी है। क्या है? सी है। उसके बाद में सेकंड, यानी कि सेकंड कायांतर चट्टानों का क्या है? सेकंड का क्या है यहाँ पर? ए। क्या है? ए। तो आइए हम आंसर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट का क्या है? सी। फर्स्ट का सी, तो ये गलत, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्या बच गया? ये तो पहले में ही जो है, पहले ही झटके में सही हो गया। दूसरे का क्या? ए। दूसरे का क्या होगा? ए, और बच गया जो, ठीक है, तीसरे का क्या होगा? बी। ये तो पहले ही क्लिक में क्या हो गया? सही हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। आपका दिन शुभ हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।